हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन नीट हेल्प। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अपने 2019 में जो पेपर हुआ था नीट का, उसके कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेंगे। जैसा कि दोस्तों मैं अपनी स्ट्रेटजी में आपको पहले ही बताऊं कि आप खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट ने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो वो आज 2019 का जो पेपर था 19 का, उसने सॉल्व किया है। और उसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो एक बार में नहीं हो पाया, और मोस्टली जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली एवरेज स्टूडेंट से एक बार में नहीं हो पाएंगे, उन क्वेश्चंस को उसने मुझे भेजा। तो एक साथ में उन क्वेश्चन को लेता हूँ और उसका सोल्यूशन क्या होगा वो, या फिर वो किस टाइप का क्वेश्चन है, उस पर बात करेंगे। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें इस टाइम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दें, क्योंकि आप टाइम आपका जितना बच रहा है उस हिसाब से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो अल्टीमेटली जो एम होगा, या फिर आप ऐसा बोलें जो पेपर होता है उसमें अल्टीमेटली जो आता है वो क्वेश्चन आता है, और आप अगर क्वेश्चन को हैंडल करना समझ गए तो फिर सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका डिफ़िकल्ट टाइप का है, एक्चुअली 2019 की बात करें तो दो पेपर हुआ था। एक सारी स्टेट का एक साथ हुआ था एक्सक्लूडिंग उड़ीसा, एंड एक पेपर हुआ था उड़ीसा का अलग से। ठीक है, तो दो पेपर हुए थे। दोनों पेपर में कुछ मेनली फिजिक्स के क्वेश्चन जो डाउट में आए थे, जो दिक्कत हो रहे थे, उन सारे फिजिक्स का मैं एक साथ इस वीडियो में सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ और आप भी देखें। तो पहला क्वेश्चन जो कि डिफ़िकल्ट लगा था वो ये था, a deep rectangular pond of surface area A containing water density rho, specific heat capacity S, is located in a region where the outside air temperature is at a steady value of minus 26 degrees centigrade. The thickness of the frozen ice layer in this pond at a certain instant is x. Taking the thermal conductivity of ice as K and its specific latent heat of fusion as L, the rate of increase of thickness of ice layer at this instant would be. रेट ऑफ इंक्रीज ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक डीप रेक्टेंगुलर पॉन्ड है जिसका सरफेस एरिया ए है, मतलब आपके पास समथिंग कुछ ऐसा समझे। अगर ये पॉन्ड है और इसकी सरफेस एरिया मतलब यहाँ से यहाँ तक ए है, ये रेक्टेंगुलर है, आप उसको विजुलाइज कीजिएगा। और इसमें वाटर है जिसकी डेंसिटी रो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है। ठीक है, इज लोकेटेड इन रीजन आउटसाइड, इसका आउटसाइड का टेम्परेचर ये है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर पानी भरा है और इधर ऊपर के पोर्शन में आइस जमी हुई है। तो यहाँ पे आपका जितना आइस जम चुका है, मतलब या इस साइड जो आपका टेम्परेचर होगा जस्ट आउटसाइड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और ये बोला गया है कि जो लेयर जमी हुई है आइस की एट अ इंस्टेंट, ये द थिकनेस ऑफ द फ्रोजन आइस लेयर इन दिस पॉन्ड एट अ सर्टेन इंस्टेंट इज एक्स। ये एक्स तक इसकी लेयर जमी हुई है। फिर बोला गया अगर आइस की थर्मल कंडक्टिविटी के होती है एंड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एल होता है, तो रेट ऑफ इंक्रीज, तो क्या इंक्रीजमेंट होगा इस आइस लेयर में, कितनी इंक्रीज होगी, कितनी आइस लेयर बढ़ जाएगी इसी इंस्टेंट पे जिस इंस्टेंट पे इसकी थिकनेस एक्स थी। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, आपको अच्छे से पता होगा, कंडक्शन का डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के डेल्टा टी, और ये यहाँ पे ये हो जाता है एल बाई ए। ये होता है रेट ऑफ हीट फ्लो। देखिए, इसको एक चीज़ से विजुलाइज कर लिया करें आप, आई होप आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक तरीका बताता हूँ। ये होता है करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे इक्विवेलेंट होता है, करंट इक्विवेलेंट होगा डी क्यू बाई डी टी के, मतलब वहाँ पे करंट का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, और यहाँ पे हीट का फ्लो होगा। वोल्टेज जो होता है वो वोल्ट में डिफरेंस होते हैं, उसके पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, और यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो टेम्परेचर में होगा। और आर जो होता है वो रो एल बाई ए होता है, लेंथ रो एल बाई ए होता है ना। तो रो एल बाई ए यहाँ पे जो लिखेंगे रो एल बाई ए, और रो जो होता है ये 1/k होता है, मतलब रो हट के यहाँ पे के हो जाएगा ऊपर। तो यही फार्मूला अल्टीमेटली आपको ये फार्मूला दे देता है। ओके, तो आप ऐसे रिलेट कर लिया करें, आपको ईजी होगा याद रखने के लिए। ठीक, तो ये फार्मूला होता है आपका बेसिक फार्मूला, इसी को आपको यूज करना है।
तो देखें के यहाँ पे के हो जाएगा डेल्टा टी, यहाँ पे माइनस बाहर की साइड -26 है, अंदर 0 है, तो चेंज इन टेम्परेचर जो होगा 0 -26 कर लें, या डायरेक्ट जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो 26 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। एरिया जो थी वो ए है यहाँ पे। और लेंथ की बात करें, लेंथ यहाँ पे इस पोर्शन में आपका कंडक्शन होना है, आप इसको एज अ रॉड या ऐसा कुछ विजुलाइज करेंगे तो इसमें कंडक्शन होना है, और ये जो हीट होगी मतलब ये हाई टेम्परेचर पे होगी तो ऐसा फ्लो हो रहा होगा हीट, है ना। तो इसका जो लेंथ होगा एल जो होता है यहाँ पे, ये एल होता है, इस फार्मूले में एल जो होता है वो लेंथ होती है, और इसकी लेंथ होगी एक्स, है ना। और ये हो जाएगा आपका डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डी क्यू बाई डी टी, अपने को फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट आना है मतलब अपॉन में तो टी रहेगा ही डी टी, ठीक है। अब क्यू की बात करें, क्यू जो होती है, क्यू कंडक्शन में एक बात भी यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात की गई है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन ही बोल देता है अपने को क्या यूज़ करना होता है। ये देखिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि वाटर आपका आइस में कन्वर्ट होगा, इसी वजह से इसमें थिकनेस में इंक्रीमेंट होगा। तो Q इक्वल टू एम एल होता है जब भी स्टेट चेंज होता है, m जो होता है मास होता है, और रो इज इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो मास क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम, और रो लिख लिया मास की जगह पे, और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा आपका एरिया इंटू लेंथ, लेंथ की एरिया ए हो गई और लेंथ हो गया एक्स, और एल जो यहाँ पे कैपिटल एल है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, ठीक। तो इसके जगह पे अब ये चीज़ आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे डी क्यू लिखना था, मतलब रो ए एक्स की जगह पे डी एक्स होगा, और एल जो होगा स्पेसिफिक हीट होगा, और डी टी होगा ये आपका K26 बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको डी एक्स बाई डी टी ही तो बताना है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस मीन्स आपको डी एक्स बाई डी टी पूछा गया है, तो डी एक्स बाई डी टी आप यहाँ से निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था K26 A अपॉन एक्स, फिर ये जो ऊपर थे रो ए अपॉन एल, ये आप इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे ए से ए कैंसिल हो जाता है, तो आपका जो आंसर मिलता नज़र आएगा 26K, ये हो गया, अपॉन में रो एक्स एल होगा, रो एक्स एल ये हो जाएगा, है ना। तो आपका थर्ड आंसर होगा, आपका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत हुई है वो आपका ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट एक्टेड अपॉन बाई अ वेरिएबल फोर्स whose x component varies with x in the manner shown. The velocities of the object at point x is at point x का जब पॉइंट रखते हैं 8 मीटर एंड x 12 मीटर would be respective values of nearly, ठीक है। इसमें बोला गया है कि आप 8 मीटर पे जब उसकी डिस्टेंस हो जाती है और 12 मीटर तब आपको वेलोसिटीज बतानी है, जो कि नियरली उसके अप्रॉक्स में वैल्यूज़ आपको बताना है, ठीक है। इसमें बोला गया एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 500 ग्राम है, मतलब आधा किलो है या फिर हाफ केजी बोल सकते हैं ना। इनिशियली रेस्ट पे है, उस पर फोर्स लगता है, वेरिएबल फोर्स लगता है, जिसका एक्स कंपोनेंट आपका एक ग्राफ में फोर्स ये जो लग रहा है और एक्स कंपोनेंट उसका पोजीशन जो चेंज हो रहा है वो आपको दिखाई जा रही है ग्राफ के थ्रू, और आपको वेलोसिटीज बतानी है 8 और 12 मीटर पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे आपको वेलोसिटी दो जगह पे बतानी है क्या होगी। तो देखें सबसे पहले आपसे बात हो रही है वेलोसिटी की, मास आपको दे रखा है, और डायग्राम में मतलब आपको फ्लो इसमें ग्राफ में फोर्स और डिस्टेंस की बात की गई है, ठीक है। तो आपको जो तुरंत क्लिक होना चाहिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, वर्क डन दिमाग में आना चाहिए कहीं ना कहीं, और यहाँ पे m इंटू वी का कोई रिलेशन अगर है तो वो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बस। और इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि आपको अच्छे से पता होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, और फटाक से आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और आंसर मिल जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें, अगर हम 8 यहाँ की फर्स्ट पॉइंट की बात करें, 8 मीटर जब हो चुका होगा 8 मीटर, तब आपकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 मानते हैं क्योंकि इनिशियली वो आप रेस्ट पे था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल एनर्जी 8 पे होगी, वही होगी। ओके, वर्क डन क्या होगा इतने में, तो वर्क डन अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे एरिया अंडर ग्राफ होगा। तो इस वाले पार्ट का इस बात करें यहाँ से यहाँ तक की,
तो ये है 5 और ये है ये 20 और यहाँ पे 5, 20 पंचे 100 इधर हो जाता है। और इधर की बात करें तो 5 3 8 3 और यहाँ पे ये है 10, तो 30 ये हो जाता है। मतलब वर्क डन होगा 100 + 30 मतलब 130 बराबर हाफ, मास आपका हाफ था, हाफ kg, हाफ mv², मतलब ये हाफ 1/4 हो जाएगा। मीन्स आपका v की बात करेंगे तो v जो होगा 4 × 130 ये हो जाएगा और रूट में, मतलब 2 × 130 और ये मतलब आपका कितना आएगा 11 ग्राम 122 और 121 है ना, और 12 का 144 हो जाता है, मतलब 11 और 12 के बीच में। तो अगर ये 12 होता है तो 24 और 11 होता है तो 22, 22 से 24 के बीच में आना चाहिए। तो ये 18 नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब आपका आंसर जो होगा 23 में होगा, सेकंड या फिर थर्ड होगा। ओके, अब इसमें सेकंड पार्ट जो आपका 12 पे निकालना था, तो आप इसको दो तरीके से, या तो फिर ऐसे वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे का वर्क निकालें और फिर ऐसा करें, या फिर सिंपली ये देख लें कि जितना आपने देखा यहाँ तक आपकी वेलोसिटी जो थी 23 थी। अब इसके बाद वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी वो डिपेंड करेगा कि आगे आपका क्या प्रोसेस, कैसा फोर्स लगा है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये निगेटिव है और इधर जो पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है और ऊपर जो है पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव वाले का अगर देखें तो यहाँ पे 2 और इधर 10, मतलब ये 20 होता है वर्क डन। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 2 इस साइड, और इधर की बात करें तो 20 से भी ऊपर गया है 25 तक। और अगर केवल रेक्टेंगल की बात करें तो आपका 22 मान लेते हैं, 23 मान लेते हैं, तो 22 में 44, मतलब अगर 22 मानते हैं और 2 इधर तो 44, मतलब ये कहीं ना कहीं निगेटिव वाला डोमिनेट कर रहा है, निगेटिव डोमिनेट कर रहा है, मतलब वर्क डन पहले की अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। 130 से कुछ ना कुछ वैल्यू वर्क डन की जो होगी वो कम आएगी अगर फाइनल इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करें और फाइनल पॉइंट 12 पे कंसीडर करें तो। मतलब ये अगर आपका वर्क डन कम होता है तो आपकी वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ पे 23 से देख रहे हैं 24 ज़्यादा है, मतलब ये नहीं होगा, 20.6 आपका कम हो रहा है, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा यही करेक्ट होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला गया द रेडियस ऑफ ए फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन इज इतना इफ़ द हाइड्रोजन फॉर द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन आइटम इक्वल्स टू 0.51 एंगस्ट्रॉम एंड इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज इक्वल्स टू इतना इफ़ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई म्योन 10। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपको स्किप कर देना है, ये क्वेश्चन आप स्किप कर दें, ये अपने लिए नहीं है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब अपने एनसीईआरटी कंटेंट में नहीं है, तो आप इसे स्किप कर दें। इसका सोल्यूशन जो होगा काफ़ी लेंथी जाएगा। और देखें ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा, बट अगर बाई चांस यही क्वेश्चन अगर रिपीट भी हो सकता है तो सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, बट देयर इज़ नो चांस कि ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछा जाए। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को तो दोबारा मतलब इस चीज़ को चेंज करके नहीं पूछा जाएगा, और यहाँ पे मतलब इस वजह से आप इसको स्किप कर सकते हैं बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसका ऑप्शन अगर एक बार आ चुका तो ठीक है, याद रख सकते हैं। तो और ऐसे क्वेश्चन के लिए एक मैं जो हमेशा करता था, जो क्वेश्चन आप स्किप करते हैं उसका भी थोड़ा सा आपको क्लियर पता होना चाहिए कि कैसे क्या किया जाता है। तो इसको ट्रिकी बोलते हैं, मतलब कैसे करना चाहिए, मतलब आपको एग्जाम में बाई चांस अगर आ ही जाए, किस्मत ही खराब है, मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो क्या करें। तो आप देखें आपको क्वेश्चन कैसे हिट करने होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन मोस्टली जो आप ऑब्जर्व करेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि कैसे ऑप्शंस को चूज किया जाता है और कैसे टिक करना होता है। यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है 13.6, यहाँ पे 3.6 और यहाँ पे दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच लाई करना चाहिए ये ऑप्शन, और ये ऑप्शन नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करेंगे तो हमेशा सही होगा, बट मैक्सिमम ऑफ द चांस आपको मतलब 90 to 96%, 97% चांसेज ये होंगे कि आपका ऑप्शन ऐसा करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 256 आपको 2 से 3 ऑप्शन में दिख रहा है, बट फर्स्ट में नहीं है, तो फर्स्ट भी आपका इनकरेक्ट होगा। और इधर आपने फोर्थ कट ही कर दिया था, बट सेकंड में आप देखेंगे कि यहाँ पे 25.6 है और यहाँ पे 2.6 और 2.56 है, 2.56, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपका ये दो होना चाहिए। अगर इन डाटाज की बात करें जो आगे वाले डाटा हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो फेवर डाटा होगा वो 3 और 4 होगा, और पीछे का जो सेकंड ऑप्शन पूछा, सेकंड थिंग पूछी गई थी एनर्जी लेवल, उसके अकॉर्डिंग आपका 2 और 3 होना चाहिए। मतलब या फिर आपका 2 3 हो सकता है या फिर 3 4 हो सकता है, मतलब आपका बेटर क्या होगा 3 3। आप इन दोनों ऑप्शन को सेट करेंगे, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। तो इस तरीके से आप मतलब एक, जैसे मैं नहीं कह रहा हमेशा आप तुक्का लगाएं, लेकिन अगर फिर भी तुक्का लगाना है तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम में टिक कर दें तो ये मान के चलें आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही ही होगा।
मैक्सिमम चांस बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और इसकी सॉल्व की बात करें तो बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है, तो इसको अननेसेसरली उसको दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है, अब इसको डायरेक्ट स्किप कर देंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको टफ लगा वो ये है, अ सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव्स अ करंट ऑफ इतना एम्पियर, द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू अ DC सोर्स ऑफ सेम वोल्ट गिव्स अ करंट ऑफ इतना एम्पियर, द सर्किट इज, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये ऐसा समझे लॉजिकल क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड बेस्ड इस टाइप का है ना। तो देखें यहाँ पे क्या बोला गया कि आपको सेम वोल्ट 12 वोल्ट अगर अप्लाई करते हैं दो केस में, एक AC के केस में और एक DC के केस में, तो एक में करंट ज़्यादा मिलती है, मतलब एक में करंट जो अब AC में करते हैं तो करंट कम मिल रही है, और जब DC में DC देते हैं सेम वोल्टेज की DC अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या है कि करंट का जो आउटपुट है वो आपका 0.4 हो जाता है और यहाँ पे 0.2 एम्पीयर होता है, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं करना, आप बस ध्यान रखें कि देखें एक होता है आपका L इंडक्टेंस, ये ऐसे होता है इंडक्टर, और एक होता है कैपेसिटर। तो एक चीज़ आप अच्छे से आपको पता होगा कि L जो होता है L और ये C होता है, C क्या होगा कि इसमें फ्रिक्वेंसी वेव, मतलब जो AC की बात करें तो AC ऐसे आएगी और ऐसे फ्रिक्वेंसी वाली होती है और ऐसे निकल जाती है, मतलब ये कहीं ना कहीं AC को फेवर करता है। और इसमें क्या होता है कि अगर ये पहले ही राउंडेड राउंडेड कॉइलिंग है, इसमें अगर AC आएगी फ्रिक्वेंसी वेव तो फंस जाती है, मतलब मैं केवल ट्रिक करने के लिए बता रहा हूँ। और अगर DC है सीधा इसके अंदर पास हो जाएगी, तो ये क्या फेवर करता है, L जो होता है ये अपने DC को फेवर करता है। मतलब अगर सर्किट में L है तो DC में आउटपुट ज़्यादा आएगा, और सर्किट में अगर C है तो DC पे आउटपुट कम आएगा, क्योंकि डायरेक्ट करंट जाएगी तो ऐसे फंस जाएगी इन दोनों प्लेट पे, और अगर AC जाएगी तो दोनों के बीच से निकल जाएगी। और DC के केस में बढ़ रहा है, तो DC के केस में बढ़ रहा है मतलब सर्किट में L होना चाहिए और C नहीं होना चाहिए। L तो होना चाहिए पर C नहीं होना चाहिए। आप ये देखें तीनों में C है, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, आपका फर्स्ट ऑप्शन तुरंत टिक कर दें। ये हुआ सबसे बेसिक सबसे मस्त तरीका, आप फटाक से करेंगे। अब इसको हम थोड़ा रिलेट करते हैं आगे से, जैसे आप सेम चीज़ है उसी को बताने का तरीका दूसरा होगा। मतलब अगर बात करें पहले केस में, तो पहले केस में AC की बात हो रही थी, तो करंट जो होगा वो आपका वोल्टेज अपॉन Z होगा, सॉरी ये Z होगा। और यहाँ पे करंट ज़्यादा था, मतलब कम है 0.2 है, अगर ये कम है तो Z ज़्यादा होगा। एंड दूसरे केस में DC के केस में करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन R होगा, क्योंकि DC की बात हो रही है तो DC में R होगा, और ये ज़्यादा है मतलब ये कम आएगा, रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब अगर इस सर्किट की बात करें, जो भी सर्किट है इसमें रेजिस्टेंस जो होगा, मान लो अगर यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, मतलब अप्रॉक्सिमेट 10 था रेजिस्टेंस, बाकी आप सॉल्व करके देख लेंगे। यहाँ पे 12 रखते हैं, यहाँ पे करंट 4.4 रखते हैं, तो 0.4 और 12 4 140 30, ये लगभग रेजिस्टेंस, हाँ लगभग क्या आपका 30 आएगा। ये रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पे ये 30 आएगा। अब 30 से Z ज़्यादा होगा, ठीक। अब LCR की बात करें, अगर इसको अच्छे से रेट करना है तो LCR में आप फेजर डायग्राम जो बनता है वो देखेंगे, R इधर हो जाएगा, LCR में ये दोनों कैंसिल होंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपका जो होगा वो एक दूसरे को अपोज करेंगे, और R मतलब R से रजिस्टिव सर्किट, और यहाँ पे जस्ट डबल हो रहा है, मतलब Z आपका थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा इंक्रीज होना चाहिए। अब या तो होगा अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, या फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ, एक थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो उससे मतलब मेजर जस्ट ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं आएगा, डबल का इफेक्ट नहीं आएगा, आप ऐसा सोच सकते हैं। या फिर आप वैल्यूज़ फिट करें, यहाँ पे 0.2 रखें, तो यहाँ पे अगर 0.2 फिर रखते हैं तो Z की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 12, और 0.2 मतलब 120, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 60। ये देखें जस्ट डबल का चेंज आ रहा है, ये 30 से और 60 में चेंज आ रहा है, मतलब R की वैल्यू 30 है तो Z की वैल्यू आपकी 60 है। तो इसमें क्या होगा कि अगर इसमें बात करते हैं L और R की, अगर दोनों रख देते हैं, ये आपका अपोज करेगा, L फेवर करेगा, है ना, DC को, L DC को फेवर करेगा। बट आप इसमें देखेंगे AC को अपोज करने के लिए C बैठा हुआ, तो दिक्कत आएगी कहीं ना कहीं, आप फेजर डायग्राम से भी देख लेंगे। या फिर अगर आप इसको L और C का ही बना देते हैं, तो L और C में यहाँ पे DC सर्किट की बात की गई है, तो DC सर्किट में आपका R आना चाहिए, तो R तो मस्ट होना ही है, ये आपका सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, LCR होगा नहीं। यहाँ पे बात करते हैं C, आप प्योर कैपेसिटिव सर्किट, मतलब केवल कैपेसिटेंस के भरोसे चल नहीं सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको अपोज करेगा, ठीक। तो आपका जो बेटर ऑप्शन, जो बढ़िया ऑप्शन होगा, फर्स्ट ही निकल के आएगा, ऐसा भी सोच सकते हैं एक से। या फिर आप इसको एक चीज़ और विजुलाइज कर सकते हैं कि आप देखें Z की यहाँ पे जो बात हो रही थी,
एल के लिए, तो जेड की बात करेंगे एल में तो एक्सएल होगा और एक्ससी होगा, ठीक है। तो एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है ओमेगा एल, और एक्ससी जो होगा वो 1 ओमेगा सी। ओमेगा जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है, आप ऐसे जो मैंने अभी डायग्राम से बताया था वो आप फार्मूले से देखें। फ्रीक्वेंसी मतलब एक्स जो होगा आपका रेजिस्टेंस जो आएगा एल के अक्रॉस और सी के अक्रॉस, ये ओमेगा के इन्वर्स होगा, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स होगा। ये फ्रीक्वेंसी जो होती है जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी मतलब एसी प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा होगी, मतलब सी जो होगा ये एसी के अपोज में होगा। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एक्सी कम होगा, एक्सी कम होगा मतलब वो पास इजली करेगा, आउटपुट अच्छा देगा। तो सी वाला जो होगा कैपेसिटेंस वो एसी के क्रॉस अच्छा आउटपुट देता है। और एल की बात करें तो एल में रेजिस्टेंस जो होगा, इसमें हिंड्रेंस जो होगा एक्स की बात करें तो ओमेगा एल ज़्यादा होगा, एक्सएल ज़्यादा होगा बिकॉज ओमेगा ज़्यादा होगा तो एसी ज़्यादा होगा। ये आपको मतलब रिलेट करने के लिए ट्रिकी है ऐसा आपका कोई मतलब लाइन नहीं लिखी मिलेगी, बट आप इसको ऐसे रिलेट करें, कॉन्सेप्ट बनाए, है ना। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो अब तक आपने जो क्वेश्चंस देखे ये सारे आपके 2019 उड़ीसा का था ये क्वेश्चन, जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगे। अब आगे आप देखेंगे कि आपके जो अदर स्टेट में जो पेपर हुआ था एक्सेप्ट उड़ीसा, उन पेपर्स में जो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको टफ लगा वो ये है, इसमें बोला गया 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद अ डीसी सोर्स ऑफ EMF E and 0 internal resistance. The ratio of power consumption by the bulbs when first case all are glowing, first है all are glowing, and second in the situation when two from section A and one from section B are glowing, ठीक है। इसमें आप पावर कंजप्शन बताना है। तो फर्स्ट केस के लिए अभी हम देखते हैं, फर्स्ट केस इधर देख लें इस साइड। लेट सबका रेजिस्टेंस सिमिलर है ना, सिमिलर बल्ब है तो यहाँ पे मान लें रेजिस्टेंस R है, सारे का रेजिस्टेंस जो है हम R मान लेते हैं, R, ओके। अब लेट इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V/2 है, सबके अक्रॉस V/2, ठीक है। अब फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट के लिए क्या करते हैं कि पेयर कर लेते हैं, इनको एक मान लेते हैं, ऐसा करने से आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ये क्या हुआ कि ये दोनों आपस जो एक मैंने 3 पेयरिंग करके बनाई है, आपस में ये लोग सीरीज में होंगे तो ये टोटल V हो जाएगा, ये V हो जाएगा V, और ये तीनों आपस में पैरेलल में होंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज की बात करें तीनों मतलब पैरेलल में है तो यहाँ पे वोल्टेज जो होगा ये V होगा, है ना। फर्स्ट केस की मैं बात करें, पहले केस के लिए बात हो रही है तो यहाँ पे वोल्टेज V हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट की अगर बात करें इन पूरे की तो R इक्विवेलेंट आपका यहाँ पे ये आपस में 2R हो जाएंगे, हर एक में जो इधर निकल के आएगा 2R और ये 2R हो जाएगा। अब ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे तो इनका क्या होगा 2R/3 हो जाएगा, 2R/3, है ना। अब पावर की बात करें तो पावर जो फार्मूला आपको यूज करना होगा यहाँ पे, पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, ये फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे पावर कंजप्शन देखेंगे V² हो जाएगा और अपॉन R इक्विवेलेंट क्या था 2R/3, ये हो गया, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड केस की। सेकंड केस में आपको बोला गया है अगर 2 इस सेक्शन से जल रहे हों और इकलौता इस सेक्शन से जल रहा है, मतलब आपको कुछ ऐसी बात हो रही है ना, यहाँ पे ऐसा समझें ये R था, ये V/2 था, R था, V/2 था, R था, V/2, ये सेक्शन A हो जाएगा इधर और इधर B से 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, अब देखें इन सेक्शन A में जो R इक्विवेलेंट आएगा ये R/2 हो जाएगा और R/2 इधर से A से होगा और B से R होगा। तो ये पहले A के दोनों पैरेलल में होंगे और ये A जो वाला B के सीरीज में होगा। तो हाफ इधर होगा R इक्विवेलेंट मतलब R/2 और इधर से R जुड़ेगा, मतलब R इक्विवेलेंट जो होगा वो आपका 1.5 हो जाएगा, मतलब 3/2R हो जाएगा। वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में मतलब V/2 होगा, और इधर की बात करें तो ये V/2 सीरीज में जुड़ जाएगा। तो ये V/2 इधर का हो जाएगा, मतलब इसका V/2 A में और V में V/2 दोनों का ऐड करेंगे तो वोल्टेज जो होगा वो आपका
V हो जाएगा। अब इसमें पावर कंजप्शन अगर देखें, पावर कंजम्पशन, पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 3R/2। अब इन दोनों का रेशियो पूछा गया, तो इसका रेशियो जब आप निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब, और ये 3 जा 9, ये हो जाएगा 9:4, 2 2 4। हाँ, आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बस इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, फटाक से आपको आंसर आ जाएगा। आंसर होगा आपका 9:4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा डाउट है, वो आपका ये क्वेश्चन है, एट अ पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप डेल्टा इज इक्वल्स टू +25 डिग्री। एट अ पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप डेल्टा इज इक्वल्स टू -25 डिग्री। वी कैन इंटरप्रेट दैट। फर्स्ट ऑप्शन, ए एंड बी बोथ आर लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, गलत, बोथ एक ही हेमिस्फीयर में नहीं होंगे। फोर्थ ऑप्शन, बोथ लोकेटेड इन सदर्न, गलत। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप इसको एज इट इज़ याद रखें, ज़्यादा बेटर होगा। वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे गलत हो जाएगा, बट आप याद रखें, सबसे बढ़िया तरीका होगा। देखिए एंगल ऑफ डिप जो होता है, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, NHS में, और निगेटिव होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो आप देखेंगे पॉजिटिव जो है ए के लिए, ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होना चाहिए, मतलब ए इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड वी इज़ लोकेटेड इन साउथ। ओके, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखिए इसको अगर पहले तो बात करते हैं, आपको जानना कितना, याद कितना रखना है, तो आपको यही याद रखें, एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव होता है नॉर्थ में। इसको याद कैसे रखें, तो देखिए आप मैग्नेट की जब भी बात करते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जब आप कोरिलेट करते हैं, तो नॉर्थ पोल इक्विवेलेंट होता है आपके +4 से। नॉर्थ पोल से बार मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, और ऐसे ही पॉजिटिव से भी निकलती हैं, है ना, और साउथ में इमर्ज होती हैं और इधर नेगेटिव पे मर्ज होती हैं। ओके, ठीक ऐसे ही ये पॉजिटिव को, जो ये कॉन्सेप्ट आपने लगाया ना कि नॉर्थ जो होता है, नॉर्थ पोल पॉजिटिव के इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पे याद रखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉजिटिव होता है। ऐसे आप इसको कोरिलेट करके याद रखें। ठीक, ये तो याद रखने की बात। अब बात करें कॉन्सेप्ट की, होता कैसे, आप लॉजिक लगाएंगे गलत हो जाएगा, बट जो होता है एक्चुअली वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें होता क्या है, आप ऐसे अर्थ है, अगर यहाँ पे बात करें कि ये पोल, अगर इस पोल की बात करें, ये NHS हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर इतने की बात हो रही है ऊपर की, है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करेंगे, देखिए मैग्नेटिक जो एंगल ऑफ डिप होता क्या है कि एक सर्किल होती है, वर्टिकल सर्किल, मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, एक डिप सर्किल जिसको बोलते हैं, वर्टिकल ऐसा कुछ होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल पे ये नॉर्मल होती है, मतलब नॉर्मल पोजीशन पे, और ये जो इसका पॉइंट होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाया करती है। ठीक, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड इन होती है। देखिए बार मैग्नेट में नॉर्थ से निकलेगी, लेकिन अगर अर्थ की बात हो रही हो तो अपोजिट होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। मतलब नॉर्थ में क्या होता है कि लाइंस आपकी आके निकलती हैं, मतलब मर्ज करती हैं, ये लाइन ऐसे आएगी, और साउथ अगर ये हुआ तो यहाँ से निकल के ऐसे कंप्लीट करती है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जब एंगल ऑफ डिप की बात करेंगे, एंगल ऑफ डिप में मैंने बताया कि एंगल ऑफ डिप में ये नॉर्मल होता है, इसलिए होता है ये ऐसा। यहाँ पे आप लिखेंगे जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VH हो जाएगा, और VB वर्टिकल कंपोनेंट। फिर आपकी अगर जनरल बात करें तो जो ये डिप सर्किल होती है, इसकी पॉइंट जो होती है, ये जो V होती है बी अर्थ की तरफ ओरिएंट होती है। तो यहाँ पे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो बिल्कुल पोल पे क्या होगा, नॉर्थ पोल पे सर्किल जो आपकी नीडल होगी ऐसे हो जाएगी। अगर थोड़ा इधर बात करें तो यहाँ पे ऐसे मर्ज हो रही होगी, ऐसे, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, सिंपली अगर देखेंगे लाइंस, तो इस पॉइंट पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रा करते हैं तो एंगल्स ऐसे कुछ ऐसे लाइंस आपको मर्ज होती दिखेंगी, और ये एंगल जो होता है ये एंगल ऑफ डिप होता है। ठीक, तो आपको देखेंगे कि ये एंगल, जिस एंगल की बात हो रही है, लेट इतने की अगर बात करें तो ये आपको निगेटिव में दिख रहा है। एक्चुअली होता क्या है, अगर यहाँ पे साउथ में देखें, सदर्न हेमिस्फीयर, अगर ये ऊपर मान लेते हैं SHS होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी ऐसे होती, या फिर ऐसे और ऐसे समझ लो। अब इसको जब अपन यहाँ से मान लो ये थीटा देखेंगे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव,
और ये क्या दिखता है, ये निगेटिव, इधर वाला निगेटिव एंगल के टाइप में लगेगा और यहाँ पे ये एंगल आपको पॉजिटिव लगेगा। बट आपको ध्यान ये रखना होता है, अगर ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि इसका साइन कन्वेंशन उल्टा होता है। केस यही होगा, बिल्कुल करेक्ट जो मैं बताया ऐसे ही होता है कि पोजीशन जो होगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो निडल की पोजीशन होगी वो ऐसी ही होगी, ये ऐसी होगी, पोल पे हेमिस्फेयर में ऐसी होगी, ऐसे होगी। तो ये आपको नेगेटिव एंगल दिखेगा, अगर एक्स एक्सिस ऊपर यहाँ पे करते हैं तो ये एंगल सारे नेगेटिव आएंगे, लेकिन फिर भी साइन कन्वेंशन जस्ट उल्टा होता है, इसको हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो और यहाँ पे साउथ में क्या करते हैं कि नेडल्स आपकी बाहर निकलते हुए दिखेंगी, और यहाँ पे इस हिसाब से आपका दिखना चाहिए कि ये पॉजिटिव एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे साइन कन्वेंशन जस्ट अपोजिट लेते हैं और ये निगेटिव होती है। तो अल्टीमेटली बात वही आती है कि आपको रट के रखना पड़ेगा। तो सबसे बेटर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एंगल ऑफ डिप की बात करें, अगर जहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव से कंपेयर किया जा रहा हो तो आप याद रखें नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का इक्विवेलेंट होता है पॉजिटिव के, और इसी तरीके से आपकी अगर एंगल ऑफ डिप की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉजिटिव होता है। बस आप इतना याद रख लें, अननेसेसरी दिमाग लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।